इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं और जहाँ तक झंडू वर्किंग टीम का एक मोटिव रहा है आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, उन लोगों का अभिनंदन स्वीकार करता हूँ और अभिनंदन प्रेषित भी करता हूँ अपनी ओर से और बाकी सभी चिकित्सक बंधुओं की ओर से कि आप लोगों ने इस तरह की एक्टिविटी सहारनपुर जिले में प्रारंभ करी है एक लंबे समय अंतराल बाद। वैसे तो मैं हर किसी से अपेक्षा कर रहा था, वो सीनियर है व्यावसायिक दृष्टिकोण से, कि शायद पहला लेक्चर उनका हो, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़ा मेरी शैली आक्रामक रहती है। कुछ वरिष्ठ चिकित्सक यहाँ पे उपस्थित होंगे तो मैं उनसे पहले ही क्षमा याचना चाहूँगा। दुर्भाग्य ये है कि 25-30 साल बाद भी आयुर्वेद को चुनौती का सामना करना पड़ता है। आपकी 25-25 ईयर्स की 20 ईयर्स की प्रैक्टिस होने के बावजूद भी हम लोग उस पायदान पे खड़े हैं जहाँ हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि हम लोग समाज के चारों ओर, समाज के समक्ष एक ऐसा प्रतिबिंब नहीं छोड़ पाए अब तक कि जिसको देख के समाज प्रेरित। हम सिर्फ एक आलोचक के दृष्टिकोण से रहे हैं कि हमें 3% मिलता है, उनको 97% मिलता है। इस आलोचना के अतिरिक्त हमारे पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। उसमें वरिष्ठ चिकित्सक दल जितने भी बैठे हैं, मैं फिर क्षमा चाहूँगा थोड़ी आक्रामक शैली के लिए। आलोचक बनना एक उचित चीज है, लेकिन कोई चिकित्सा में आलोचना नहीं करना चाहता। हमारे पर्चे पे आज भी जो है 98% एलोपैथ लिखा जाता है और 2% आयुर्वेद, वो भी आशा वरिष्ठ के रूप में कि ये सिरप पी लेना, ये लीवर टॉनिक पी लेना, अच्छा हो जाएगा। इस तरह की चिकित्सा करके हम समाज के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाए। मेरा मानना थोड़ा अलग है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन आप लोग दिखाने पर विश्वास ही नहीं करते। आप लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसको शो ऑफ नहीं करते, ना वो मीडिया में प्रचारित होती है, ना वो सोसाइटी में प्रचारित होती है, ना वो आपके मोहल्ले में प्रचारित होती है, ना आपके क्लिनिक के चारों ओर प्रचारित होती है। आपने एक कैंप लगाया, दैट्स इट, एक अगरबत्ती जलाई और खत्म कर दिया। तो समाज को एक प्रतिबिंब जो सोसाइटी को जाना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए कि आयुर्वेद वाकई में एक चिकित्सा है, आयुर्वेद के लोग कुछ हटके करते हैं, इनका भी सोसाइटी में एक भरपूर योगदान रहता है। हम लोग उससे वंचित कर रहे हैं समाज को। जब वो दिखेगा नहीं सोसाइटी में तो बिकेगा। आप कितना ही किलो गंगवाटी कह लीजिए, जब लिखने वाले उपलब्ध नहीं है। 12 लाख वोटर में से जितने लोग बीएमएस हैं, उनकी संख्या में से यहाँ 25 डॉक्टर अवेलेबल हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। लखनऊ से सहारनपुर तक की दूरी 500 किलोमीटर है और सहारनपुर लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है और 25 चिकित्सक भी ऐसे नहीं है जो आयुर्वेद को आयुर्वेद के पर्चे भी। नई जनरेशन से भी ये अपेक्षा रहती है। वो एमडी-एमएस इसलिए कर रहे हैं कि उनके पेपर लग सके। वो एमडी-एमएस इसलिए नहीं करते हैं कि मैं एक चिकित्सक बनूंगा, अपने जिले में जाऊंगा, अच्छा क्लिनिक खोलूंगा, अच्छी प्रैक्टिस करूंगा। वो एमडी-एमएस में एडमिशन ही इसलिए लेना है कि उनकी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन एक पेपर लग जाएंगे, 30-40 हजार करा देंगे और घर बैठे चाय पत्ती का एक एजेंसी ले लेंगे वो। मैं तो खुद भी एमडी है, लेकिन स्थिति यह है लेक्चरर और प्रोफेसर की सोच इतनी विकृत हो चुकी है, वो उसी चीज को क्राइटेरिया, उसी चीज को कैरियर बनाते हैं। जब आपको पढ़ाने में इतनी रुचि थी तो आपने फिर अध्यापक बीएमएस क्यों किया? अब महाराज कॉलेज में लग जाते सोचते। अगर आपको अध्यापक ही बनना था तो बीटीसी कर लेते, बीएड कर लेते, एमएड कर लेते। लेकिन स्थिति इतनी नाजुक है, अगर कोई व्यक्ति विशेष एमडी एमएस करता है तो उसकी ये रहती है या गंगों में पेपर लग जाएंगे, क्या कितने हजार देंगे। तो इस तरह की मानसिकता जब हम समाज के सामने शो करेंगे कि हमारे वेल एजुकेटेड छात्र, वेल एजुकेटेड प्रोफेसर या लेक्चरर प्रैक्टिस में जीरो होंगे, तो समाज के सामने एक प्रतिबिंब आप प्रस्तुत नहीं कर। जब आप कोई दिखावा नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का, कोई मीडिया कवरेज नहीं होगा, आपका सोशल कवरेज नहीं होगा, आप लोगों को एक सिंपल डॉक्टर की तरह से ट्रीट किया जाता है। और वही उसका कारण भी हम ही लोग। प्राइवेट प्रैक्टिशनर पैसा लो, चाहे वो जिला आयुर्वेद कार्यालय से प्रसारण हो,
Not even single statement in newspaper was there. जबकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रमोट कर रहे हैं, जब आपके साथ ऊपर इतना हाथ है, उसके बावजूद भी आप 3% करोड़ रो रहे हैं कि हमको 3% बजट मिलता है। आप 3% बजट ही वापस करते हो। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में एक भी जिला आयुर्वेद कार्यालय का अपना ऑफिस नहीं है, सब किराए की बिल्डिंग में चलते हैं। उसके जिम्मेदार आप ये नहीं कह सकते शासन है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम ही लोगों के बीच में जो मेडिकल ऑफिसर बन के जाता है वो सैलरी के साथ सेटिस्फाई हो जाता है। He or she do not want to do anything. पहले ये रोना था यार हमें गायनी की प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे, परसूता कराएंगे, डिलीवरी का। इसलिए कॉलेजों में जाते हैं कि एक लेक्चर हो जाएगा, डेट शीट पूछ लेंगे, पथरी का क्या रोल है, ना कोई कन्या का ऑपरेशन पे फिट करता है ना कुछ। स्थिति यह है कि हम लोग इससे संबंधित रहते हैं, इसलिए हमें भी पता। लोगों में ये भीड़ रहता है 40,000 तुम्हारे यहाँ पेपर लगने के दे रहे हैं, वहां मुल्की में 50,000 दे रहे हैं, यार मैं वहां से पिकअप हटाओ वहां लगा दो। अब पुरानी जनरेशन से निश्चित रूप से हमें बड़ा निराशा मिलती है। फ्री कंसल्टेशन छोड़ दीजिए। मैं तो सुबह ही हमारे बाल बड़े हो गए, हमारी धर्मपत्नी ने कहा अच्छे नहीं लगोगे वक्ता करते हुए, सकल भी भगवान ने अच्छी नहीं। तो हमने कहा कितना चार्ज हुआ, उन्होंने कहा 40 रुपए। आप लोगों की और मेरी हैसियत आज 40 रुपए से नीचे है, ना ही 40 रुपए फीस लेता है। लेकिन यहाँ जितने वरिष्ठ चिकित्सक बन बैठे हैं, दवाई में पैसे ऐड करते हैं, फीस किसकी नहीं है? वाई? आप लोगों ने मेहनत नहीं करी अपने जीवन में। बच्चे तो और लोग भी पालेंगे, आप भी पाल रहे हैं, मैं भी पाल रहा हूं। डॉक्टर राज की 300 रुपए फीस है, अभी उम्र भी नहीं है। जितनी मेरा तजुर्बा है, जितनी मेरी टोटल उम्र है, इतना आपका तजुर्बा है, उसके बावजूद आप फीस चार्ज नहीं करते, क्योंकि आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को अपने तक सीमित रख लिया। आप लोग आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। आयुर्वेद का विकास तब होगा जब आप अगली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे। लोगों की मानसिकता यह है देसी दवा वाले भी यार फीस लेंगे, कारण हमारे पूर्वजों ने किसी ने नहीं फीस ली। Why you are writing your prescription without fees consultation? जब एक नाई 40 रुपए या 30 रुपए नहीं ले सकता है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है चिकित्सा करने का, क्योंकि आपने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ इतना हैवी कर दिया है, इतना हैवी कर दिया है कि आप चिकित्सा के नाम पर यह समझ सकते हैं कि लड़कों की शादी करनी है, एक मकान बनाना है, मेरी लाइफ सफल हो गई। आप ये नहीं सोचेंगे आज आप 1970 में BMS पास आउट हो गया है, आने वाले 30 साल बाद कोई नया लड़का आएगा, उसके आगे मैं क्या छोड़ के जाऊंगा। मैं तो सर्जन नहीं हूं। मैंने समर्थन में कैंप लगाया अपने यहाँ 11 और 12 तारीख को, विरोध में नहीं लगाया। हम लोग इसलिए लगाते हैं कैंप कि एलोपैथी से हम लड़ाई लड़ते हैं। वाई? वो भी एक रास्ता है, वो भी एक माध्यम है चिकित्सा का। इतनी नफरत आपस में क्यों पाल रखी भाई? अपनी लकीर को बड़ा करो ना। अपनी लकीर किसी को बड़ी करनी नहीं है, मुझे लिखनी नहीं है किलो एवन रोटी। मैं तब लिखूंगा जब अमेरिका से आएगा लॉजिक बन के कि गिरो इज ए वेरी नाइस एंटीबायोटिक। आज से 2 साल बाद डॉक्टर तेरहान ने कहा था आरोग्यवर्धनी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक का काम करती है, सब ने डाल दिया आरोग्यवर्धनी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अरे उनसे तो ज्यादा समझदार है आप आयुर्वेद में, उन्होंने तो एक आर्टिकल पढ़ा होगा। आप 5 साल पढ़ने के बावजूद अपनी दवाओं पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि आप कह सके नहीं आरोग्यवर्धनी अच्छी एंटीबायोटिक है। हमें तेरहान सर के आइडिया की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही शल्य पे उन्होंने कहा, शल्य पे सबने कहा संजीव मित्तल साहब को कहते हैं त्रिभुवन लिपिनस बहुत अच्छी एंटी एलर्जिक है, तो सब लिखना शुरू कर। वाई? आपने 6 साल झक मारी स्कूल में, जो आप एक एलोपैथ के डॉक्टर के आधार पर चिकित्सा करना चाह रहे हैं। एक प्राइवेट कंपनी जितनी है, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा आप लोग खाने का प्रबंध मत कीजिए, अपनी पॉलिसी को चेंज कीजिए। हम लोग तो वो है जो एक थाली खा के निकल लेंगे। नो वन इज गोइंग टू राइट ए म्यूजियम। हमको आदत वही पड़ी है सिफेक्सिन 200 mg वाली। मैं मनोज जी भी आते हैं, विनीत जी भी से आता हूं, उनको कहता हूं यही बात। शायद इसी आक्रामक शैली के कारण आप लोग इन्वाइट करते होंगे, क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूं। हम लोग